सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री एकेडमी फॉर यू में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री और हमारा जो चैप्टर है सेकंड राजा किसान और नगर। और आज का हमारा टॉपिक है अभिलेख। अभिलेख में किन लिपियों का प्रयोग किया गया था, अभिलेख कहते किसे हैं? अभिलेख कहते हैं जो कि प्राचीन समय में कठोर सतह पर जैसे कि धातु पर या मिट्टी के बर्तन पर या किसी कठोर सतह पर जो लिखे जाते थे उसको अभिलेख कहते थे। छठी शताब्दी से पूर्व में जो हमें अभिलेख मिले हैं उस पर किन लिपियों का प्रयोग किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। भारतीय भाषाओं में सभी लिपियों का जो मूल है वो ब्राह्मी लिपि है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा और लिपि में डिफरेंस है। भाषा जो हम बोलते हैं, लिपि जो हम लिखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं लेकिन हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो सभी जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं का में सभी लिपियों का जो मूल माना गया है वो ब्राह्मी लिपि को माना गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे उसमें उन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से जो है प्राचीन आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में जो पांडुलिपि लिखी गई थी उनका अध्ययन जो है कार्य शुरू किया था। उनका अध्ययन करते हुए उन्होंने जो प्राचीन अभिलेख हैं उनका जो है आपस में अध्ययन करना शुरू किया। तो उन्होंने आरंभिक जो अभिलेख शास्त्री थे उन्होंने पाया कि आरंभिक विद्वानों ने पाया कि उन पर जो भाषा लिखी गई है वो संस्कृत में लिखी गई है, जबकि प्राचीनतम अभिलेख जो है वो प्राकृतक में थे, प्राकृतक भाषा में लिखे गए थे। देखो यहाँ पे हम ब्राह्मी लिपि का जो है बात कर रहे हैं लेकिन भाषा कौन सी है? प्राकृतक भाषा। प्राकृतक भाषा में लिखे गए थे। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि को जो है 1838 में उनका अर्थ निकाला। आप इस स्लाइड में देखेंगे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये जो शब्द हैं वो ब्राह्मी लिपि के हैं। नीचे हिंदी में लिखा गया है छोटे अक्षरों में और जो बड़े अक्षरों में लिखा गया है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। खरोष्टी लिपि फर्स्ट थी हमारी ब्राह्मी लिपि। अब हम देखते हैं खरोष्टी लिपि। पश्चिमी उत्तर के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि को पढ़ा गया। जो पश्चिमी उत्तर से अभिलेख मिले हैं वहां पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ये वाला जो हिस्सा है ये जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पश्चिमी उत्तर वाला हिस्सा। तो खरोष्टी लिपि में हिंद यूनानी राजाओं के सिक्के के बारे में जानकारी मिलती है। पश्चिमी उत्तर में जो हिंद यूनानी राजाओं का जो है शासन था, वहाँ पे ये वाले राजा जो है शासन करते थे। तो इन राजाओं ने के जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर जो है ये अपना नाम लिखवाते थे। तो इन सिक्कों में जो राजा का नाम था वो यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। तो दोनों भाषाओं में इनका नाम लिखा गया था। तो जो यूरोपीय विद्वान थे, जो यूनानी भाषा के ज्ञाता थे, उन्होंने यूनानी और खरोष्टी इन दोनों ही लिपियों का प्रयोग करके जो है अर्थ निकाला। तो उन्होंने पाया कि दोनों ही लिपि के जो शब्द हैं, अक्षर हैं, उनका अध्ययन किया तो वो समान रूप से मिले। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है, अपलोडोटस। तो अपलोडोटस में जो अ है तो ये अर्थ निकाला कि दोनों ही लिपि में जो ये अर्थ है वो समान है। उनका जो शब्द का अर्थ है या वो शब्द जो बनाया गया वो एक जैसा है। तो इनका अर्थ निकलने से क्या है, हिंद यूनानी राजाओं में इनके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने में हमें बहुत आसानी हुई, अभिलेख शास्त्र को बहुत आसानी हुई। प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की पहचान जो है प्राकृतक भाषा के रूप में की। प्रिंसेप जो थे, जो जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख लिखे गए हैं उन अभिलेखों की जो पहचान है उन्होंने प्राकृतक भाषा में की है। इस स्लाइड में आप देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये खरोष्टी लिपि का है। खरोष्टी लिपि में किस प्रकार लिखा जाता था ये मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से बता रही हूँ। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य कौन कौन से हैं या किस प्रकार के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं? अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं दिया गया है लेकिन अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है। कुछ अभिलेखों में अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं दिया गया लेकिन उनके द्वारा अपनाई गई उपाधियां दी गई हैं, जैसे कि देवनाप्रिय यानी देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी कि देखने में सुंदर, इस तरह की उपाधियां मिली हैं। कुछ अभिलेखों में अशोक नाम दिया गया है। तो ये जो दोनों अभिलेख हैं, अभिलेख शास्त्रियों ने दोनों किया तो अध्ययन करने से पता चलता है कि उनकी जो भाषा शैली, विषय और पूरा लिपि विज्ञान है वो सब समान है।
तो ऐसा माना गया है कि इन अभिलेखों को एक ही शासकों द्वारा बनवाया गया है। शासक क्या करते थे, अभिलेखों को ऐसी जगह लगवाते थे, या तो यातायात वाले मार्गों पर जहाँ पर व्यक्तियों का आना जाना हो। शायद अभिलेख शास्त्रियों का, इतिहासकारों का यह अनुमान है कि शायद ये अभिलेख इसलिए लगवाए जाते होंगे ऐसे मार्गों पर, ताकि जो वहाँ पर व्यक्ति आता जाता है तो उसको पढ़े और शासकों के नियमों का पालन होता रहे। लेकिन ऐसे कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं होता जिससे कि पता चले कि इनका प्रयोग शायद होता होगा। अशोक का एक अभिलेख है, जो अशोक के अभिलेख जो है उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी जो वेदना का अभिलेख है वो जो है उड़ीसा से प्राप्त नहीं हुआ। उड़ीसा जहाँ पर कि कलिंग स्थित है, कलिंग पे जहाँ पे अशोक ने युद्ध किया था, तो जो उड़ीसा से और अभिलेख प्राप्त होते हैं, लेकिन उनकी जो वेदना का अभिलेख है वहां से प्राप्त नहीं होता। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा जो है काफी इस युद्ध से काफी दुखी हो गया था, तो उन्होंने जो है अपनी विजय का या किसी भी तरह का उन्होंने हर्षोल्लास नहीं मनाया, और उनकी जो दुख भरी, जो उनको काफी दुख हुआ, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का कोई भी अभिलेख जो है उड़ीसा में नहीं लगवाया। ये राजा की वेदना है, ये जो मैं आपको अभी बता रही थी, ये वो वाला अभिलेख है। तो ये जो है उड़ीसा से नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि अशोक के और अभिलेख उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा से आप कंफ्यूज मत होना, जो कलिंग है वो उड़ीसा में स्थित है वर्तमान में। अभिलेख साक्ष्य की सीमा क्या है? अभिलेख को हम एक साक्ष्य के रूप में किस हद तक अपना सकते हैं? अभिलेख पर जो है कभी कभी अक्षरों को बहुत ही अस्पष्ट रूप से उकेरा जाता था। अभिलेखों पर जो लिखा गया है वो बहुत ही अस्पष्ट रूप से या जल्दबाजी में, या जो है शब्द वो समझ नहीं पाए हैं अभिलेख शास्त्री, तो उनके जो अक्षर हैं वो बहुत ही अस्पष्ट रूप से उकेरे गए हैं। जो शिला लेख है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कुछ जो शिला लेख हैं, अभिलेख जो है उनको वो जो है पहचान में आने से पहले ही जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, यानी कि खराब हो चुके हैं। कुछ जो शब्दों पर, अभिलेखों पर जो शब्दों का सटीक अर्थ निकालना एक समस्या है। उन पर अर्थ किस प्रकार निकाला जाए, ये भी एक समस्या का है अभिलेख शास्त्रियों के सामने। कुछ अभिलेखों को जो अर्थ है वो आज तक भी जो अभिलेख शास्त्री नहीं निकाल पाए हैं, और कुछ जो अभिलेख हैं वो मतलब जब तक समझ आई उससे पहले ही वो काफी हजारों में अभिलेख तो मिले हैं, लेकिन वो उनकी जो भाषा है वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या कुछ अभिलेख हैं जो नष्ट हो चुके हैं। अच्छा, जो अभिलेख थे वो राजा लिखवाता था। तो राजा क्या करता था, केवल अपनी चीजों को, अपने जो उनके नियम कानून है उनको लिखवाता था। तो जो आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया गया था कि इस प्रकार की खेती होती थी, यानी कि रोजमर्रा के जो जीवन के बारे में है वहां पे अभिलेखों से हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो अभिलेखों को एक कुछ हद की सीमा तक, कुछ सीमा तक ही हम इसको ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये 3 तरह के जो अशोक के अभिलेख है, इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। बच्चों, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, और इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। धम्म के सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? अशोक ने। जातक कथाएं किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। इंडिका किताब के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पन्नी ने। और सेठी कौन होते थे? धनी किसान। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू बच्चों।